नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे शैक्षिक परिदृश्य, जो चाहे लेवल प्रथम से हो आप या चाहे लेवल द्वितीय से हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और शैक्षिक परिदृश्य की क्लास नंबर 5 है और टॉपिक हमारा रहेगा विद्यालय प्रबंधन एवं समितियां। इसका भाग नंबर 2 है विद्यालय प्रबंधन और समितियों का। दोस्तों अगर भाग 1 की हम यहां पर बात करते हैं मित्रों, भाग 1 के अंदर हमने विद्यालय प्रबंधन के बारे में देख लिया था। उसके बाद जो समितियां हैं उनमें से साधारण जो सभा है पार्ट 1 है उसको पढ़ रहे थे। आज कार्यकारिणी जो समिति है उसके बारे में, फिर आगे की जो समितियां विद्यालय की है उन सभी के बारे में इस क्लास में अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप नोट्स भी ये पढ़ना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। ऐप के स्टोर के अंदर ये सभी नोट्स है जो आपको राजस्थान जीके, रीट के लिए राजस्थान जीके वाला है ना, उसी के अंदर शैक्षिक प्रबंधन के ये नोट्स है, शैक्षिक परिदृश्य के ये नोट्स है, वो मिल जाएंगे दोस्तों। फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। मित्रों, लास्ट क्लास के अंदर जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों साधारण सभा के बारे में। देखिए यहां पर दिया गया विद्यालय प्रबंधन समिति के 2 भाग होते हैं, एक है साधारण सभा, दूसरी है कार्यकारिणी सभा। साधारण सभा के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कार्यकारिणी सभा के बारे में। दोस्तों देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य को नियमित रूप, विद्यालय प्रबंधन समिति है उसके कार्य को अगर नियमित रूप से हमें चलाना है, उस चलाने के लिए समिति की एक 16 सदस्य ही कार्यकारिणी समिति होगी। दोस्तों जो विद्यालय प्रबंधन समिति की हम बात कर रहे हैं उसको चलाना भी होगा, वो तो बहुत बड़ी है, करीब करीब गांव उसमें होते हैं। तो एक 16 सदस्य ही समिति बनाई जाती है जिसको कहा जाता है कार्यकारिणी समिति। दोस्तों अब ये किससे बनती है, कैसे बनती है और इसमें कौन कौन होते हैं, तो ये आपके सामने रहे दोस्तों। इसमें से न्यूनतम 3/4 सदस्य यानी 75% माता पिता या संरक्षकों में से होंगे तथा अधिकतम 5 सदस्य पदेन या मनोनीत अन्य व्यक्ति होंगे। दोस्तों समझ गए। अब देखिए यहां पे कार्यकारिणी के सदस्यों में 50% महिलाएं, अर्थात कम से कम 8 महिलाएं निश्चित रूप से होगी। 16 सदस्य ही होगी कार्यकारिणी, तो उसमें से 50% 8 हो जाएगी, 8 सदस्य होंगे, वो क्या होगी, महिलाएं होंगी। दोस्तों समझ गए। ये नॉर्मल सी चीज है, आपको याद रखनी है। आगे देखिए, कार्यकारिणी की समिति में माता पिता या संरक्षक सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष के आरंभ में नामांकन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर 14 अगस्त से पूर्व साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। जो साधारण सभा हमने एक पढ़ी है ना ऊपर भी, जो लास्ट क्लास के एंड में पढ़ी थी, उस साधारण सभा में से किया जाएगा और 14 अगस्त है उससे पूर्व है। दोस्तों समझ गए आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। अब बात करते हैं कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनकी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सभी के बारे में यहां पर लिख कर लाया हूं, आराम से आप देखिए। अध्यक्ष समिति की साधारण सभा द्वारा संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्य में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचित होगा। देखिए अभिभावक सदस्य होते हैं ना 11, इन्हीं में से एक अध्यक्ष बनाया जाएगा। दोस्तों समझ गए सीधी बात। दूसरी बात है उपाध्यक्ष। समिति की साधारण सभा द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित यही 11 सदस्य हैं, इनमें से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा एक निर्वाचित उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो 16 सदस्य कार्यकारिणी में बनेंगे, लेकिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे वो किससे बनेंगे, अभिभावक सदस्य जो 11 है ना, इनमें से। दोस्तों वोटिंग के आधार पर या नाविरोध भी बना सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब बात कर लेते हैं इसमें सदस्य कहां कहां से आते हैं। तो सबसे पहले अभिभावक सदस्य होते हैं जिनकी संख्या होती है 11। दोस्तों साधारण सभा द्वारा, जो साधारण सभा है उसके द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु 11 सदस्य, जिनमें से कम 6 महिलाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित
हो दोस्तों। एक पदेन सदस्य होता है, पदेन सदस्य एक, ग्राम पंचायत या नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड का वार्ड पंच या पार्षद, ये होता है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य सचिव होता है, यह भी कितना होता है, एक। कौन बनता है, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक के न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक जो प्रबोधक है उसको पदेन सदस्य सचिव बनाया जाता है। बात करते हैं निर्वाचित अध्यापक, यह भी एक होता है। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा, विद्यालयों के अध्यापकों के द्वारा समिति हेतु निर्वाचित एक अन्य महिला अध्यापक या प्रबोधक है जो एक निर्वाचित अध्यापक होगा। एक व्यक्ति जो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है दोस्तों। तो देखिए यहां पर हम 11, 12, 13, 14 हो गए। अब आगे चलिए, यहां पर देखिए 15 और 16 ये हो गए हमारे मनोनीत सदस्य। अब ये जो मनोनीत सदस्य है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से देखना। मैंने कितना बड़ा यहां पे एक भाग लिखा है, ये क्यों लिखा है, इसी के लिए दोस्तों। मनोनीत सदस्य 2 है, ये कहां से आएंगे ये चीज समझना है। विद्यालय परिक्षेत्र के विधानसभा सदस्य यानी एमएलए द्वारा नामित ऐसे 2 व्यक्ति जिनमें कम से कम एक महिला हो तथा एक माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से हो, जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु उस वार्ड का निवासी हो जिसमें विद्यालय स्थित है, अथवा समिति के माता पिता या संरक्षक सदस्यों द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक। देखिए इसमें एक तो महिला, 2 में से एक तो महिला होनी होगी और दूसरा कौन होगा, माता पिता या संरक्षक। अब यहां पर ऐसी स्थिति में कोई अगर शिक्षा शास्त्री है उस क्षेत्र का तो उसको भी बनाया जा सकता है, बालक को भी बनाया जा सकता है दोस्तों, समझ गए। बल इनका जो मनोनयन है वो कौन करेगा, एमएलए करेगा उस क्षेत्र का दोस्तों। मनोनयन में प्रथम प्राथमिकता विधानसभा सदस्य द्वारा नामित व्यक्तियों को दी जाए, लेकिन मनोनयन से पूर्व विधानसभा सदस्य द्वारा नामित व्यक्तियों की उनसे लिखित में स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा। मनोनयन में द्वितीय प्राथमिकता विद्यालय परिक्षेत्र के निवासी राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को दी जाएगी। पहली तो विधानसभा सदस्य यानी एमएलए पर रहेगी। दूसरी प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई पुरस्कारित है शिक्षक उसको दोस्तों। तो कुल मिलाकर कार्यकारिणी समिति या सभा उसमें कुल सदस्य कितने हो गए, यहां पर हमारे 16 हो गए, जिनके बारे में एक एक के बारे में मैंने बता दिया कहां से किसको चुना जाएगा दोस्तों। अब ये कार्यकारिणी हमने बना ली, क्यों बनाइए, इसका क्या हमारे यहां पर दायित्व है, इसकी बात करते हैं। कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के दायित्व है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अध्यक्ष के कार्य एवं दायित्व या कर्तव्यों की। अध्यक्ष क्या काम करेगा, देखिए ये रहे आपके सामने, बैठक बुलाना या बैठक को आहूत करना, साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करना। साधारण सभा या कार्यकारिणी समिति इसकी जो बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कार्यकारिणी का अध्यक्ष करेगा। बराबर मत आने पर निर्णायक मत कौन देगा, अध्यक्ष देगा। समिति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। आय व व्यय का नियंत्रण रखना किसका काम है, अध्यक्ष का है। संविदा या महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कौन करेगा मित्रों, अध्यक्ष करेगा। कैशियर या लेखा अधिकारी की सहायता से लेखों को संबोधित करना यह भी अध्यक्ष करेगा। समिति के द्वारा निर्देशित सभी कार्यों को करना किसका कार्य होगा, अध्यक्ष का। तो कुल मिलाकर यहां पर मैंने 8 कार्य आपको बताए हैं जो अध्यक्ष के हैं। ये तो मैंने बता दिए अध्यक्ष के कार्यकारिणी, अध्यक्ष के कार्य कर्तव्य दायित्व दोस्तों। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष के कार्यों की। उपाध्यक्ष के कार्यों में देखिए अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति के कार्यों को संपादित करना। जो कार्य हमने अध्यक्ष के पढ़े हैं और अध्यक्ष अनुपस्थित है तो वो कार्य उपाध्यक्ष करेगा, समझ गए। समिति के द्वारा निर्धारित सभी कार्यों को करना यह भी किसका है, उपाध्यक्ष का काम है दोस्तों। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के हमने कार्य देख लिए कार्यकारिणी के। अब आते हैं आगे बढ़कर हम सदस्य सचिव के कार्य। जो सदस्य सचिव है उसके क्या कार्य हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही करता है कार्यकारिणी में। पहला, बैठक के लिए एजेंडा तैयार करना। बैठक बुला रहे हैं उसका क्या तरीका है, क्या एजेंडा है जिस पर बात करनी है, कौन करेगा, सदस्य सचिव। बैठक बुलाने की सूचना जारी कौन करेगा, सदस्य सचिव जारी करेगा। बैठक की कार्यकारिणी का विवरण तैयार करना
उसका रिकॉर्ड रखना और साधारण जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराना, यह भी कार्य सदस्य सचिव का होता है। वित्तीय आंकड़ों को तैयार भी कौन करता है? सदस्य सचिव करता है। अधिकृत मामलों पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करना किसके द्वारा? सदस्य सचिव के द्वारा। विद्यालय अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज, परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए वैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कौन करता है? सदस्य सचिव करता है। तो कुल मिलाकर आपने जो यहां पर कार्य पढ़े हैं, इनसे आपको ऐसा लग रहा होगा कि सबसे अधिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव है, इनमें कार्य किसके हैं? सदस्य सचिव के हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। आगे चलिए, आगे हमारे आता है कार्यकारिणी समिति की बैठक और कार्यवाही। बैठक कब, कितने दिनों बाद और क्या कार्रवाई इनके अंतर्गत की जाती है दोस्तों? चलिए देखते हैं। कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह अमावस के दिन आयोजित की जाएगी और अमावस के दिन अवकाश होने पर बैठक अगले कार्य दिवस को की जाएगी। तो प्रत्येक माह की अमावस को कार्यकारिणी समिति की क्या होती है? बैठक। अमावस के दिन है अवकाश, तो अगले दिन कर लीजिए। 30 दिन में एक बार कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना क्या है? अनिवार्य है दोस्तों। सदस्य सचिव अध्यक्ष से विचार विमर्श करके समिति की बैठक का दिन, दिनांक, समय, स्थान निर्धारित करता है दोस्तों। बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व है और अति आवश्यक बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व एजेंडा सहित दी जाती है। क्या एजेंडा है? उसके साथ 4 दिन पूर्व, बैठक जिस दिन रखी गई है उससे 4 दिन पूर्व, और अति आवश्यक बैठक है तो 2 दिन पूर्व सूचना देना जरूरी है दोस्तों। बैठक की कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 यानी 33% से अधिक सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर 33% सदस्य वहां पर मौजूद है तो बैठक चलेगी, वरना नहीं दोस्तों। आगे देखिए, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में निर्वाचित अभिभावक सदस्य अपने में से किसी एक को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनते हैं। बैठक तो हमने बुला ली, अध्यक्ष भी नहीं आया, उपाध्यक्ष भी नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में आगे जाकर अध्यक्ष का कार्य करेगा कौन? तो जो 11 सदस्य हमने चुने हैं माता पिता या संरक्षक के, उनमें से जो यहां पर अभिभावक सदस्य हैं उनमें से किसी एक को सर्वसम्मति से क्या बनाया जाएगा? उस बैठक के लिए अध्यक्ष बनाया जाएगा दोस्तों। आ गया समझ में? यह चीज है दोस्तों। अब यहां पर दिया गया आपको कि कार्यकारिणी समिति की सदस्यता की समाप्ति कैसे होती है, या आप सदस्य बने हुए हैं तो आपकी वहां से सदस्यता कैसे जाएगी? पहली बात, कार्यकारिणी समिति की लगातार 3 बैठकों में अगर आप अनुपस्थित है तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। दूसरी, कानून के द्वारा दोषी, अगर आप पर कोई कानून की तरफ से दोष लगा है या आप दोषी है किसी में, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। समिति के अंतर्गत आने वाले किसी मुद्दे से संबंधित भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर, जो कार्यकारिणी समिति या साधारण सभा के जो कार्य हैं उनमें आपने कहीं पर भ्रष्टाचार कोई सदस्य ने कर दिया है तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। किसी सदस्य की संतान कारणवश उस विद्यालय को छोड़ने पर, कोई सदस्य है माता पिता से चुना गया, संरक्षक के द्वारा वो बना है, और उसका पुत्र या पुत्री यानी जो बालक है उसने अगर विद्यालय छोड़ दिया है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी दोस्तों। ये होती है कार्यकारिणी समिति। समझ गए? आगे आता है हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति कोष दोस्तों। विकास कोष, परिचालन कोष अलग अलग होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे 5 प्रकार के। तो बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति कोष की, जिसमें सबसे पहले आ रहा विकास कोष। कहां से आएगा? केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं से प्राप्त राशि इस कोष में आएगी। परिचालन अभिभावकों या नागरिकों से विकास कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान विकास कोष में आएगा। सक्षम अधिकारी किसी संस्था या निकाय से प्राप्त आर्थिक सहायता या अनुदान, कोई सक्षम अधिकारी अगर आर्थिक सहायता करता है या कोई निकाय है जो आर्थिक सहायता या अनुदान करती है, वो विकास कोष में जाएगा। कोई भी पूंजीगत प्रकृति की आय, विद्यालय क्षेत्र में कोई पूंजीगत प्रकृति है तो उसकी जो राशि है, अनुदान है, वो विकास कोष में आएगा दोस्तों। ये तो हो गया विकास कोष। बात करते हैं 2 नंबर पर हम परिचालन कोष की। परिचालन कोष में देखिए, एक तो चंदा जो दिया जाता है,
छात्रों से लिया गया किसी भी प्रकार का शुल्क या प्राप्तियां या अपूंजीगत जो है वो आएगी आपके परिचालन कोष के अंदर। आ गया समझ में? ये दोनों विकास कोष और परिचालन कोष कहां कहां से आते हैं एक विद्यालय की समिति के अंदर, दोनों बता दिए मैंने। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे एक नया नाम आता है कार्यालय पत्र व्यवहार एवं संविदा। कार्यालय का पत्र व्यवहार और संविदा क्या चीज है देखिए। विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य सचिव है, वो विद्यालय की ओर से समस्त कार्यों के निपटारे के लिए समिति से पूर्व में स्वीकृति लेकर लिखित इकरारनामे में पर हस्ताक्षर करने हेतु नियुक्त होगा। देखिए पत्र व्यवहार करना है समिति के अंदर, यह कार्य करेगा कौन? सदस्य सचिव करेगा। सचिव बनता ना सदस्य सचिव, वो ये कार्य करेगा। और जो भी कार्य है उनको निपटारे के लिए जो समिति है हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति, उससे पूर्व स्वीकृति लेगा, लिखित लेगा, इकरारनामा है उसमें लेकर हस्ताक्षर करने हेतु वो क्या होगा? नियुक्त होगा। समिति के समस्त कार्यों के पत्रों पर सदस्य सचिव के हस्ताक्षर करेगा। जो भी पत्र व्यवहार होगा उस पर सदस्य सचिव के आपको क्या मिल जाएंगे? हस्ताक्षर मिल जाएंगे। दोस्तों समिति के गठन संबंधी दिशा निर्देशों में परिवर्तन कौन, जो समिति है उसका गठन हमने पढ़ा है, इसमें परिवर्तन कौन करेगा? समिति के गठन के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार व राज्य सरकार की अनुमति के आधार पर परिवर्तन किया जा सकेगा। दोस्तों आ गया समझ में? यहां पर आगे बढ़िए, अब बात करते हैं समिति का विघटन कैसे होगा। तो देखिए यदि समिति का विघटन है तो समिति की समस्त संपत्ति समान उद्देश्य वाली समिति को दे दी जाएगी, क्योंकि एसएमसी को विद्यालय की जो भी संपत्ति है उसे बेचने का अधिकार नहीं है। कोई भी विद्यालय की संपत्ति एसएमसी नहीं बेच सकती। दोस्तों समझ गए? याद रखना आपको, विद्यालय को समस्त संपत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार का ही होगा। यह नहीं है कि समिति बना दी तो विद्यालय ही बेच दे, नहीं। विद्यालय हो या विद्यालय की कोई भी संपत्ति हो, सब है वो राज्य सरकार की है। समिति तो उसके अंदर विकास करने का कार्य करेगी। दोस्तों आगे है संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण। एक विद्यालय उसका जो लेखा जोखा है उसका निरीक्षण। दोस्तों विद्यालय प्रबंधन समिति के रिकॉर्ड का निरीक्षण पूर्ण रूप से स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के अधिकार में होगा और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को माना भी जाएगा। दोस्तों यह चीज है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव। कार्यकारिणी समिति ही पढ़ रहे हैं हम, इसके जो पदाधिकारी है उनका चुनाव। दोस्तों पहला देखिए, साधारण सभा द्वारा कार्यकारिणी समिति अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, जो माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से होते हैं। जो 11 सदस्य हमने बनाए थे ना, उनमें से होते हैं जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। कार्यकारिणी समिति में कम से कम महिला सदस्यों का होना आवश्यक है। कम से कम 50%, यहां पे लिखा नहीं है मैंने, 50% महिला सदस्यों का होना क्या है? आवश्यक है। कार्यकारिणी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदेन सदस्य सचिव साधारण सभा के भी सदस्य होते हैं। अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो, पदेन जो सदस्य सचिव है, ये साधारण जो सभा हमने बनाई थी उसके भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है या कार्यकारिणी के सदस्य बने रहने तक दोनों में से जो भी कम हो वो होगा। दोस्तों समझ गए? यह है चुनाव। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी। इतनी देर एसएमसी के बारे में बात कर रहे थे, अब एसडीएमसी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। यह किस स्तर पर बनेगी? माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय भवन के विकास संबंधी कार्य विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी द्वारा किए जाएंगे। जो इतनी देर हम सभा कार्यकारिणी, ये कक्षा 1 से 8 तक थी, अब आ गई है हमारी 9 से 12 कक्षा तक। दोस्तों जिसके लिए काम करेगी एसडीएमसी। दोस्तों इसके साथ ही आरएमएसए से प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क व अन्य प्राप्त होने वाली का लेन देन भी एसडीएमसी करती है। लेखा जोखा इस समिति द्वारा संधारित किया जाएगा। जो भी लेखा जोखा होगा वो एसडीएमसी है, ये संधारित करेगी। दोस्तों अब यहां पर देखिए एसडीएमसी कहां पर है, कैसे बनेगी। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी
तथा अन्य उप समितियों के गठन हेतु संरचना एवं इनके दायित्व शासन की स्वीकृति क्रमांक 17/22 शिक्षा 1/2016 जयपुर दिनांक 1/7/2016 के क्रम में आंशिक संशोधन के पश्चात निर्धारित की गई। यहां से एसडीएमसी है, उसकी जो एसडीएमसी खुद है या इसकी उपसमितियां, उसके गठन, संरचना, इसके दायित्व है, उनकी जानकारी इसमें दी गई थी। बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, याद इतना ही रखना 2016 यहां पर। सबसे बड़ी बात अब हम करते हैं एसडीएमसी के सदस्य संख्या पर। कौन कौन इसके सदस्य बनेंगे? वो एसडीएमसी के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 23। देखिए नीचे दिया गया, अध्यक्ष होगा एक, प्रधानाचार्य होगा, सचिव होगा एक जो वरिष्ठतम अध्यापक होगा, एससी एसटी के अभिभावक होंगे 2, महिला अभिभावक होंगे 2, विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व होगा 2, अभिभावक अन्य होंगे 2, एमएलए के द्वारा प्रतिनिधि 2 होंगे, पंच या पार्षद 2 होंगे, सामाजिक, गणित और विज्ञान के शिक्षक 3 इसके सदस्य होंगे, लेखाकर्मी होगा 1, महिला मोर्चा की सदस्य होगी 1, अल्पसंख्यक का सदस्य होगा 1, डीपीसी की तरफ से 1, डीईईओ की तरफ से 1 और शिक्षाविद 1। ये कुल मिलाकर 23 सदस्य एसडीएमसी के इस प्रकार बनते हैं दोस्तों। अध्यक्ष प्रधानाचार्य होता है इसके अंदर, सचिव वरिष्ठतम अध्यापक होता है, याद रखना आपको। समझ गए यहां पर मित्रों? अब चलिए आगे देखते हैं एसडीएमसी के बारे में। सत्रारंभ में एसडीएम के गठन के लिए साधारण सभा की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाए। जुलाई का प्रथम सप्ताह, उसी के अंदर जो साधारण सभा की हमने बात की थी उसकी बैठक बुलाई जाए, जहां सर्वसम्मति न होने पर वहां उपस्थित सदस्यों में से बहुमत की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर एक तो सर्वसम्मति से हम किसी को भी अध्यक्ष सचिव बना सकते हैं, अगर सर्वसम्मति वहां पर नहीं हो रही है तो निर्वाचन हो जाएगा, बहुमत हो जाएगा वहां पर, और बहुमत के आधार पर साधारण सभा से बनाए जाएंगे। प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभाध्यक्ष प्रस्तावित किया जाए जो कि स्थानीय समुदाय से होना चाहिए। एसडीएमसी गठन के उपरांत एक बोर्ड तैयार कर सभी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम, पता एवं दूरभाष मोबाइल नंबर सर्वसाधारण हेतु उपलब्ध कराए जाए। एसडीएमसी का जैसे ही गठन होता है तो उसके जो भी कार्यकारिणी सदस्य हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जो भी बने इसके अंदर, उनका क्या नाम है, उनका क्या पता है, उनका क्या मोबाइल नंबर है, ये जन साधारण, सर्वसाधारण हर एक आदमी तक वहां पर जो इस इलाके के छात्र वहां पर पढ़ते हैं उनके लिए उपलब्ध करवाए जाए। दोस्तों आ गया समझ में? यह हो गई एसडीएमसी। अब बात करते हैं एसडीएमसी के कार्य एवं दायित्व। दोस्तों सबसे पहले एसडीएमसी बनी कहां पर? विद्यालय स्तर पर। तो बात कर लेते हैं विद्यालय विकास की। दोस्तों विद्यालय की विकास योजना प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पूर्व तैयार करना, कि 31 जुलाई, 1 जुलाई से हमारे सत्र प्रारंभ होता है, 31 जुलाई तक एसडीएमसी के द्वारा विकास योजना है जो विद्यालय की, वो तैयार करनी होगी। उससे पहले 31 जुलाई से पहले कि क्या क्या अगले इस वर्ष में विद्यालय में जो है विकास करवाना। दूसरा यहां पर क्या लिखा गया वो देखिए आप। माध्यमिक शिक्षा अभियान निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करता है। माध्यमिक शिक्षा अभियान देखिए, विद्यालय की नामांकन दर आदर्श नामांकन संख्या तक लाना, माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर 2.5% से नीचे लाना, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संसाधन उपलब्ध कराना, जिससे कि विद्यार्थी एवं विद्यालय के शैक्षिक व सह शैक्षिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके तथा विद्यालय का समाज के साथ सहसंबंध स्थापित हो सके। यह माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उद्देश्यों की इनकी पूर्ति करनी होती है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए एसडीएमसी के अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में तैयार की गई विद्यालय की योजना को साला दर्पण में आवश्यक रूप से अपलोड करवाकर उसकी एक प्रति विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाना। जो आपने 31 जुलाई से पहले जो अगले विद्यालय विकास की जो योजना तैयार की है उसको अगस्त का जो प्रथम सप्ताह उससे पहले साला दर्पण पर डालिए और वहां से एक प्रति निकालिए और नोटिस बोर्ड पर लगा दीजिए। प्रत्येक 3 माह में विद्यालय योजना की प्रगति भी साला दर्पण पर डालना। एसडीएमसी का कार्य होगा कि 3 महीने बाद विकास में विद्यालय में क्या विकास हुआ, क्या योजना में प्रगति रही, तो उसकी रिपोर्ट है वो भी कहां पर? साला दर्पण पर डालना। यह विद्यालय विकास की हो गई। दूसरी बात आती है
कि विद्यालय विकास करवाना है तो राशि कहां से लेकर आए, तो वित्तीय प्रबंधन दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन। समिति द्वारा आरएमएसए के खातों में प्राप्त राशि का रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा। समिति अपने कोष का उपयोग रिकरिंग एवं नॉन रिकरिंग मदों में कर सकेगी। समिति केंद्र राज्य सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार वे कर सकेगी। बैंक खाते से लेन देन समिति के अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में एकल हस्ताक्षर से बैंक से लेन देन नहीं किया जाएगा। अगर आप बैंक से कोई लेन देन कर रहे हैं तो वहां पर अगर अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर है तभी कर सकते हैं, एक के हस्ताक्षर पर नहीं। समिति के प्रत्येक बैठक में नियमित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन कराया जाएगा। एसडीएमसी की सलाह से विद्यालय की वार्षिक सहायता राशि, विद्यार्थी कोष तथा विकास शुल्क का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, यह हो गया वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार किया जाएगा। तीसरा है बैठकों का आयोजन। क्या है? बैठकों का आयोजन। दोस्तों, कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक प्रत्येक अमावस को रखी जाएगी, जिसका कोरम न्यूनतम 50% यानी कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति से ही पूर्ण होगा। कोरम रखा गया है वो एसडीएमसी का रखा गया 50%। जब 50% जो सदस्य हैं वो उपस्थित होंगे तभी कोरम मान्य होगा। समिति की कार्यकारिणी की बैठक हेतु प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को 2 सप्ताह पूर्व लिखित में या एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा। 2 सप्ताह पूर्व जो सदस्य हैं उनको सूचित करना होगा। समिति की सभी गतिविधियों की प्रगति की सूचना प्रत्येक 3 माह में साला दर्पण पर उद्यतन की जाएगी। जो प्रगति हुई है, आप हर महीने बैठक रख रहे हैं, लेकिन 3 महीने बाद आपको जो प्रगति आपने विकास काम किया उसकी प्रगति है आपको साला दर्पण पर दिखानी होगी। दोस्तों, समझ गए ये चीज? यह है एसडीएमसी। अब बात करते हैं एसडीएमसी की भी उपसमितियां। एसडीएमसी में 2 प्रकार की उपसमितियां बनाई जाती है जो कि निम्न प्रकार है। कौन सी है? एसडीएमसी की 2 उपसमितियां, एक तो है विद्यालय भवन उपसमिति, दूसरी है शैक्षिक प्रबंधन उपसमिति। पहली कौन सी है? विद्यालय भवन उपसमिति, जिसमें कुल सदस्य होते हैं 6। विद्यालय भवन उपसमिति में कुल सदस्य 6 होंगे। देखिए कौन कौन होंगे। अध्यक्ष होगा प्रधानाचार्य, एक होगा वार्ड पंच एवं पार्षद, एक होगा भवन निर्माण से संबंधित व्यक्ति, एक होगा स्थानीय व्यक्ति अभिभावक, स्थानीय व्यक्ति जो अभिभावक है, और 2 होंगे विद्यालय शिक्षक। तो एक तो अध्यक्ष बन गया प्रधानाचार्य, एक वार्ड पंच या पार्षद को शामिल किया जाएगा जिस वार्ड क्षेत्र में या जिस पार्षद क्षेत्र में आती है वहां से, एक भवन निर्माण से संबंधित जो भी कारीगर बोलते हैं ना वो व्यक्ति होगा, स्थानीय व्यक्ति जो किसी छात्र का अभिभावक वो होगा एक, और 2 शिक्षक है जो विद्यालय भवन उपसमिति के सदस्य होंगे। दोस्तों, दूसरी जो हमारी उपसमिति आती है वो आती है शैक्षिक प्रबंधन समिति उपसमिति। शैक्षिक प्रबंध उपसमिति दोस्तों, इसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिसका अध्यक्ष तो होगा संस्था प्रधान यानी प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, एक होगा विद्यार्थी प्रतिनिधित्व यानी एक विद्यार्थी इसमें होगा, जैसे अध्यक्ष बोलते हैं ना हम कॉलेजों के अंदर उस प्रकार। 3 होंगे विषय विशेषज्ञ इसके अंदर, एक होगा वार्ड पंच या पार्षद, एक होगा स्थानीय व्यक्ति जो किसी छात्र का अभिभावक है, और एक विद्यालय का शिक्षक है जो शैक्षिक प्रबंधन उपसमिति के अंदर सदस्य होगा। दोस्तों मित्रों, ये थी हमारी क्लास नंबर 5 शैक्षिक परिदृश्य की, जिसके अंदर विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियों के बारे में हमने 2 क्लासों में कंप्लीट अध्ययन है जो किया है। अब आप अपना कमेंट करके उत्तर बता दीजिए कि ये दोनों क्लासें आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये जो नोट्स आते हैं ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। अगर आपको फिर भी जानकारी कोई चाहिए नोट्सों को लेकर तो यहाँ पर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।